हेलो फ्रेंड्स। अब तक हमने सीरियलाइजेबल शेड्यूल के बारे में देखा। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर के बारे में देखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस देखेंगे एंड व्यू सीरियलाइजेबल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर को चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है इक्विवेलेंट टू विद सीरियल शेड्यूल, इसको पहले कैलकुलेट करना होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल इक्विवेलेंट टू विच सीरियल शेड्यूल एस। इसको चेक करने के लिए हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का यूज करते हैं। तो ये टोपो सॉर्ट जो होता है ना, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, ये टोपो सॉर्ट होता है ना, इसमें हम पहले चेक करते हैं, यानी कि एक जो ट्रांजेक्शन होगा वो दूसरे पे डिपेंडेंट होगा। जैसे कि अगर देखो कि अगर T1 है, इसका कुछ डिपेंडेंसी T2 पे है, इसे हम कैसे लिखेंगे इसका? तो ये हो गया एक सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट। ये सीरियल शेड्यूल, इसको लिखेंगे T1 फॉलोड बाई T2। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, इसको चेक करना होगा। तो ये एक पहला हो गया, और सेकंड ये उसका सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर हो गया, T1 देन T2। तो ये सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर हो गया इस ट्रांजेक्शन का जो ये गिवन है, इसमें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर हमारा कुछ डिपेंडेंसी ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, जो हमने कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के केस में देखा था कि कैसे डिपेंडेंसी ग्राफ बनाते हैं, प्रेसिडेंस ग्राफ। अगर कुछ ऐसा है हमारा, ये गिवन है, इसका अगर हमें सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर कैलकुलेट करना होगा, तो इसका फर्स्ट सबसे पहले मेथड ने स्टार्ट करेंगे जिसका इन डिग्री 0 हो। इन डिग्री 0 का मतलब हो गया ना, तो इस केस में क्या हुआ, इसकी इन डिग्री 0 है, यानी कि इस पर कोई इनकमिंग एज नहीं है। तो कुछ एक ऐसा होना चाहिए, एक टाइम पे कोई एक होना चाहिए। अगर मोर देन 1 है तो किसी एक को रैंडमली चूज कर सकते हैं। बट इस केस में क्या है कि T1 है जिसकी इन डिग्री 0 है, तो स्टार्ट करेंगे इन डिग्री 0 से, इन डिग्री 0, जिसमें कोई इनकमिंग एज नहीं होना चाहिए। तो पहले अगर T1 है, इसको 1 बाई 1 अगर इसको इरेज करते जाऊँ, तो अगर T1 है तो पहले यहाँ हम लिखेंगे, ये हम सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर के लिए पहले T1। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, अगर ये बहुत बड़ा ग्राफ हो तो छोटे केस में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके लिए एक एक करके ऐसे रिमूव किया, यानी कि T1 का काम डन हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, पहले मैं एक ग्राफ बना देती हूँ यहाँ पे, किसको हम चेंज कर रहे हैं, T1 T2 T3। ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ है, प्रेसिडेंस ग्राफ। अब क्या है, इसकी इन डिग्री 0 है T3 की, तो T3 फिर इसे इरेज करेंगे। देन है क्या हमारा T2, तो T2 लिखेंगे। तो ये हमारा सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर हो गया, T1 T3 T2, इस प्रेसिडेंस ग्राफ का T1 T3 T2। बट किसी किसी केस में पॉसिबल होता है मोर देन 1 सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर आने का, लेकिन इस केस में हमारा ये वाला एक ही है, फिक्स है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड, एक T1 T2 T3, ठीक है। ये हमारा प्रेसिडेंस ग्राफ गिवन है। अब इसका हमें सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर कैलकुलेट करना है। इसमें पहले इसकी इन डिग्री 0 है T1, देन क्या है, जैसे इन डिग्री इसकी 0 है उसके बाद आएगा T2 देन T3। तो ये हो गया हमारा इसका सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर के बारे में। अब जैसे ये हो गया पूरे सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर का कॉन्सेप्ट। अब चलिए इसमें हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस क्या होता है, कि कॉन्फ्लिक्ट तो है बट किसकी वो इक्विवेलेंस है वो फाइंड करना है। तो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस, इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर हमें कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस किसी का फाइंड करना है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आता है हमारे पास चेक करने का, इसका कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस चेक करने का 3 मेथड। ग्राफ प्रेसिडेंस ग्राफ, वही हमारा जो ग्राफ है, अगर इसमें साइकिल नहीं है तो इसका जो दोनों जो ग्राफ होगा ना, कोई साइकिल नहीं है, इफ नॉट साइकिल, तो सीरियलाइजेबिलिटी जो ऑर्डर होगा ना दोनों ग्राफ का सेम होगा। दो ग्राफ को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस मतलब इक्विवेलेंस फाइंड करना है कि एक ग्राफ दूसरे की इक्विवेलेंस है कि नहीं, अगर है तो कैसे उसको चेक करना है। अगर उसमें कोई साइकिल नहीं आ रहा है तो दोनों का सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर भी सेम होगा। इसको मैं लिख देती हूँ, सीरियलाइजेबिलिटी
सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर सेम होगा, बट ये फिर इसमें भी ग्राफ का केस है। सेकेंड मेथड, अगर साइकिल आता है, अगर साइकिल प्रेजेंट है तो उसमें हम डायरेक्शन चेक करेंगे कौन से डायरेक्शन में है, तो इसमें चेक डायरेक्शन, दोनों में सेम डायरेक्शन होना चाहिए। अगर T1 से T2 है फर्स्ट ग्राफ में तो सेकंड में भी T1 से T2 होना चाहिए। और हमारा हो गया है थर्ड, तो थर्ड को अगर मैं कहूँ कि दोनों कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस कैसे होगा, तो इसमें ना सेम ऑर्डर में एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब जैसे कि हो गया मेरा कि S1 एंड S2 दोनों ग्राफ का चेक करना है, दो हमारा शेड्यूल गिवन है, उसकी कोरस्पॉन्डिंग प्रेसिडेंस ग्राफ कैलकुलेट होगा, वो ड्रॉ होगा। आर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस if all conflict ऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन क्या होता है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है और इसके साथ मैं इसका लिंक भी अटैच कर दूंगी। कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन मस्ट एग्जीक्यूटेड इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर S1 एंड S2, बोथ में ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं कि दोनों का मतलब क्या हो रहा है। तो पहले मैं बताती हूँ कि एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं कि क्या हो रहा है। ये जो हमारा थर्ड वाला है केस, इसमें कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस फाइंड कैसे कर रहे हैं। एक तो सिंपल हो गया कि अगर साइकिल नहीं है तो सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर बोथ का सेम ही होगा, साइकिल है तो डायरेक्शन चेक कर लेंगे। और तीसरा है जो हमारा ये दो शेड्यूल गिवन है, ठीक है, जिसमें T1 T2, ये S1 शेड्यूल है, ठीक है। S1 शेड्यूल के अंदर दो ट्रांजेक्शन है T1 एंड T2। इसके अंदर ऑपरेशन है रीड ऑपरेशन ऑन डेटा आइटम Y, राइट ऑपरेशन ऑन डेटा आइटम X, रीड ऑपरेशन ऑन डेटा आइटम Y, रीड ऑपरेशन ऑन डेटा आइटम Y, राइट ऑपरेशन ऑन डेटा आइटम Y। अब इसमें क्या है कि जितने भी कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है तो पहले कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन फाइंड करना पड़ेगा। इसमें क्या है T1 से T2 कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये रीड हो रहा है, यहाँ राइट हो रहा है, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग है। सेम एक बार T1 से T2 बन गया, ये ग्राफ हमारा ड्रॉ होगा, T1 से T2 ये ग्राफ हो गया। इसके कारण भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यहाँ जो है ना ये मेरा रीड और ये है राइट, इसके कारण भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। बट एक बार जो ग्राफ ड्रॉ हो गया तो सेम दोबारा करने का कोई मतलब नहीं, एक बार डायरेक्शन इसमें एज क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो हम चेक पहले ही हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये फिर दूसरा है हमारा शेड्यूल S2, इसमें भी दो ट्रांजेक्शन है T1 T2। इसमें रीड ऑपरेशन ऑन डेटा आइटम X, रीड ऑपरेशन ऑन डेटा, सॉरी एक राइट ले लेते हैं, राइट ऑपरेशन ऑन डेटा आइटम X, रीड ऑपरेशन ऑन डेटा आइटम Y, राइट ऑपरेशन ऑन डेटा आइटम Y, देन रीड ऑपरेशन ऑन डेटा आइटम Y। इसको थोड़ा नीचे कर देती हूँ, रीड ऑपरेशन ऑन डेटा आइटम Y। अब इसमें हमें फाइंड करना है कि दोनों का ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा। इसमें क्या हो रहा है, ये रीड है, यहाँ पे कोई X पे सेम डेटा आइटम होना चाहिए, पहले बताया था। अगर डिफरेंट डेटा आइटम है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा डिफरेंट डेटा आइटम। यहाँ से चेक करेंगे, ये भी डिफरेंट डेटा आइटम। अब इसके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बट ये राइट ऑपरेशन ऑन डेटा आइटम Y, रीड ऑपरेशन डेटा आइटम Y, यानी कि इसमें जो ग्राफ बन रहा है T2 से T1, ये हम चेक कर रहे हैं टाइम स्टाम्प के ऑर्डर। तो T2 का टाइम स्टाम्प अबव है और T1 का टाइम स्टाम्प लो है, इस दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो T2 टू C1 है। अब इसमें क्या करें कि कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस इफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन मस्ट एग्जीक्यूटेड इन सेम ऑर्डर S1 एंड S2, तो सेम ऑर्डर नहीं है, इसमें T1 से T2 है, इसमें T2 टू T1 है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट नहीं है। तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। अगर इसमें भी आता ना T1 से T2, उस केस में ये कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस होता। तो इसमें हमारा क्या रिजल्ट आया, नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस। तो ऐसे हम चेक करते हैं कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस कोई शेड्यूल है या नहीं। तो चलिए अब हम देखेंगे व्यू सीरियलाइजेबल के बारे में। एक हमने शुरू में ही बताया था, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि दो टाइप से हम चेक करते हैं सीरियलाइजेबिलिटी का, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड व्यू सीरियलाइजेबल। तो पहला हमने कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल देख लिया है, आज हम देखेंगे व्यू सीरियलाइजेबल के बारे में। व्यू सीरियलाइजेबल
जेबल। अब इसमें क्या होता है कि इसके ये जो व्यू सीरियलाइजेबल होता है, इसके चेक करने के लिए हम इसमें पहले 3 पॉइंट होता है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। पहले की जो इनिशियल रीड होगा दोनों शेड्यूल में सेम होना चाहिए। इनिशियल रीड आर सेम, दो को एक साथ कंपेयर करेंगे अगर मोर देन 2 शेड्यूल है तो इनिशियल रीड सेम होना चाहिए। फाइनल राइट, इससे एक्सप्लेन करूंगी, पहले पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लो। राइट, फाइनल राइट आर सेम। और थर्ड हो गया हमारा राइट रीड का जो सीक्वेंस होगा वो सेम होगा। राइट रीड सीक्वेंस सेम होगा। राइट रीड सीक्वेंस यानी कि अपडेटेड रीड भी इसे कहते हैं, अपडेटेड रीड। यहाँ ध्यान रखना है राइट रीड सीक्वेंस है, रीड राइट सीक्वेंस नहीं है। तो अपडेटेड रीड हो रहा है, अपडेट क्या वो रीड हो रहा है। तो ये पहले इसमें व्यू सीरियलाइजेबल को समझने के लिए पहले इसमें 3 पॉइंट होता है। इनिशियल रीड सेम होना चाहिए, फाइनल राइट सेम होना चाहिए एंड राइट रीड सीक्वेंस सेम होना चाहिए बोथ शेड्यूल का। तो चलिए पहले देखते हैं इसे कि क्या है, इसे कैसे व्यू सीरियलाइजेबल है कि नहीं, किसी शेड्यूल को अगर चेक करना हो तो कैसे देखेंगे। अब इसका मतलब हुआ ना कि पहले इसे एक बार समझ लेते हैं। ये मेरा ट्रांजेक्शन है T1 एंड T2 किसी शेड्यूल के अंदर, ठीक है। यहाँ हो रहा है रीड ऑन डेटा आइटम A, राइट ऑन डेटा आइटम A, रीड ऑन डेटा आइटम A। अब इसमें हम चेक करेंगे कि क्या इसमें पहले अगर कोई हमारा शेड्यूल गिवन है तो उसका हम चेक करेंगे कि क्या उसमें कोई सीरियलाइजेबल है कि नहीं, इसको बना सकते हैं कि नहीं। इसमें क्या हो रहा है, पहले कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है T1 से T2 का। T1 से कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल चेक कर रहे हैं हम लोग, T1 से T2। तो यहाँ पे एक हमारा बना T1 से T2। अब यहाँ देखो T2 से T1, T2 से T1, तो यहाँ भी यानी कि साइकिल है तो ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम पहले इसमें इसे चेक करते हैं। तो ये हो रहा है ना कि हमारा राइट रीड सीक्वेंस, तो ये राइट रीड का ये सीक्वेंस है। तो चलिए पहले व्यू सीरियलाइजेबल को समझने के लिए तो ये तो हो गया पहले कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल को चेक कर लिया हमने। ऐसे एक मैं क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन की हेल्प से हम समझेंगे कि कैसे हो रहा है। इसमें क्या होना चाहिए कि 2 डिफरेंट शेड्यूल गिवन है, ठीक है। एग्जाम्पल, इसमें एक शेड्यूल है S1 शेड्यूल है, इसके अंदर ट्रांजेक्शन है T1 T2। इसमें तीनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे, कैसे इनिशियल रीड सेम हो रहा है, कैसे फाइनल राइट सेम है, कैसे राइट रीड सीक्वेंस है, वो सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, रीड हो रहा है ऑन डेटा आइटम A, राइट ऑन डेटा आइटम B, राइट ऑन डेटा आइटम B, राइट ऑन डेटा आइटम D, ठीक है। एक शेड्यूल है S1 और दूसरा शेड्यूल है हमारा S2, ठीक है। T1 T2 T3। इसमें हो रहा है राइट ऑन डेटा आइटम B, रीड ऑन डेटा आइटम A, राइट ऑन डेटा आइटम B, राइट ऑन डेटा आइटम B। अब बोथ में क्या पहला है कि इनिशियल रीड सेम होना चाहिए, यानी कि कोई भी अगर रीड कर रहा है, इसमें जैसे एज्यूम करती हूँ कि इसने रीड किया, A का जो वैल्यू है वो 2 लाख है, ठीक है। B की जो वैल्यू है वो 5 लाख है, ऐसा इसने रीड किया पहले स्टार्टिंग में। तो इसमें डेटा आइटम हो गया हमारा क्या, A एंड B। तो A एंड B हमारा डेटा आइटम हो गया। डेटा आइटम क्या क्या है, A एंड B। इनिशियल रीड S1 में चेक करेंगे क्या है, इनिशियल रीड क्या हो रहा है, इसमें इनिशियल रीड A पे हो रहा है T1 ट्रांजेक्शन में। A एंड B जो ट्रांजेक्शन T1 है उसमें A एंड B इनिशियल रीड हो रहा है। तो A रीड हो रहा है ट्रांजेक्शन T1 में, B हो रहा है डेटा आइटम, वो डेटा आइटम का चेक करेंगे ट्रांजेक्शन T1। अब इसमें भी क्या है, डेटा आइटम 2 है A एंड B, डेटा आइटम A B। अब इनिशियल रीड फाइंड करेंगे सेकंड का। अब इसमें क्या हो रहा है ना कि इसमें A जो हो रहा है वो पहले T1 में रीड हो रहा है, ठीक है। A है T1 में। अब आप लोग बताओ कि B जो है वो T1 में रीड हो रहा है कि T2 में। तो इसमें का बात है कि इसमें देखने से तो लग रहा है कि ये रीड है,
बट ये वाला चेक नहीं करेंगे, रीड, ये भी इसे भी रीड कहेंगे। तो इस केस में जो बी है, जो डेटा आइटम बी है वो T2 में रीड हो रहा है। ये डेटा आइटम बी। अब इसका अगर मीनिंग क्या हो रहा है ना, अगर समझे तो हम लोग इसको, तो ये इससे हम नहीं लेंगे T1 पे, बस रीड जो ऑपरेशन लिखा है वो नहीं है, इसने राइट कर दिया, तो अब जो ये राइट करेगा ये तो वही पार्ट रीड करेगा। इसको अगर मैं कहूँ कि दोनों इसमें सेम नहीं है तो इसमें व्यू सीरियलाइजेबल की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर इसको रियल लाइफ में समझे तो कैसे हो रहा है कि ये क्यों इसके कारण इक्विवेलेंट नहीं है दोनों शेड्यूल। इसने, आप एज्यूम करो कि आपके पास किसी बैंक में दो है डेटा आइटम ए एंड बी, पहले वाले ने रीड किया, दो अकाउंट है, पहले वाले अकाउंट ए ने रीड किया 2 लाख, अकाउंट बी ने रीड किया 5 लाख, इसने अपडेट करके 10 लाख बनाया, हो सकता है इसने अपडेट करके जो ट्रांजेक्शन T2 है उसने अपडेट करके 10,000 बनाया, 2 लाख को, ये 5 लाख को 10,000, और ये भी इसके कारण अगेन इसने 5,000 किया। अब इसमें अगर स्टार्टिंग में ये 5,000, अब ये जो शेड्यूल 2 है इसमें 5,000 इसने राइट किया, अब ये रीड करेगा तो उसका दिमाग घूमेगा कि नहीं घूमेगा कि कहाँ मेरे अकाउंट में 5 लाख था, ये क्या कह रहा है कि बस 5,000 है या 10,000 है, ये दोनों, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप समझ रहे हो रियल लाइफ में कैसे हो रहा है। इसने पहले स्टार्टिंग में रीड किया 5 लाख, यहाँ तो राइट हो रहा है, इसने मनी को डेबिटेड कर लिया जिसके कारण अकाउंट में अब 10,000 है, इस केस में ये 10,000 ही है, यहाँ पे रीड करेगा 10,000 अमाउंट, रीड भी, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो हम लोग इसीलिए ये दोनों व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है, यानी कि दोनों एक दूसरे के सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट नहीं है। तो ये हो गया मेरा डेटा आइटम, इसको रीड ही कहेंगे, ये जो राइट लिखा है बट इसे रीड कहेंगे, इसलिए मैंने ऐसा एग्जांपल लिया। अगर मैं रीड लेती तो आप लोग समझ नहीं पाते ना, यहाँ रीड है तो तब तो सिंपली आप लोग लिख सकते हो, बट ये राइट है तब भी रीड कहेंगे, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है, व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनिशियल रीड आर नॉट सेम इन बोथ शेड्यूल। इनिशियल रीड आर नॉट सेम। तो पहला हमने देख लिया कि कैसे चेक करना है इनिशियल रीड को। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, फाइनल राइट को कैसे चेक करना है। 1 बाय 1 तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर किसी क्वेश्चन से एक्सप्लेन हो जाएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं फाइनल राइट के बारे में। इसमें भी 2 शेड्यूल देखते हैं, T1, T2, T3। राइट बी, ये शेड्यूल है S1, राइट ए, राइट ए, राइट बी। फाइनल राइट हम लोग देखेंगे कैसे सेम है कैसे डिफरेंट है। ये शेड्यूल S2 है, इसमें भी सेम ट्रांजेक्शन होना चाहिए, T1, T2 एंड T3। इसमें क्या है, राइट ए, राइट ए, राइट बी, राइट बी, राइट बी। अब इनिशियल रीड तो चेक कर लेंगे, इनिशियल रीड ए एंड बी का वो देख लेंगे, पहले हम अभी फाइनल राइट देखते हैं। तो इसमें फाइनल राइट इसका क्या क्या हो रहा है, डेटा आइटम वही ए एंड बी है बोथ का, बस मैं इस पर फाइनल राइट लिखती हूँ। फाइनल राइट, फाइनल राइट कौन कर रहा है यहाँ, T3, ए पे कर रहा है T3 एंड बी पे कौन सा कर रहा है, T3। और इसमें फाइनल राइट क्या होगा शेड्यूल S2 में, फाइनल राइट। डेटा आइटम फाइनल राइट हो रहा है, यहाँ पे ए कर देते हैं, डिफरेंट कर देते हैं क्योंकि इसमें ए है ना, इसलिए फाइनल राइट यहाँ T2 कर रहा है पहले। तो ये ए हो गया T2, बी हो गया T3। तो बोथ इसमें फाइनल राइट सेम नहीं है। तो ये फाइनल राइट सेम नहीं है, ऐसे तो हम इसे चेक कर लेंगे। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ, फाइनल राइट के कारण क्यों बोथ जो शेड्यूल है वो इक्विवेलेंट नहीं है। अगर मैं कहूँ कि फाइनल जो इसने फाइनल जो डिपॉजिट किया, यहाँ इसने डिपॉजिट किया 50 लाख, इसने डिपॉजिट किया अकाउंट बी में 50 लाख, दूसरे ने 50 लाख, और लास्ट में क्या रीड होगा 50 लाख। ओके, यहाँ पे मैं कहूँ कि यहाँ पे जो उसने किया था फाइनल राइट, ये वाला पार्ट है 5 लाख, ठीक है। अब इसमें क्या होगा ना, तो यहाँ तो फाइनल राइट ए है, यानी कि ये 5 लाख वैल्यू है। तो अगर इसके बाद रीड ऑपरेशन होगा तो उसमें क्या शो करेगा, इससे वैल्यू 5 लाख, जबकि लास्ट में उसने किया था 50 लाख। तो यूजर क्या बोलेगा, रखे रहो अपना ये सब, मुझे नहीं चाहिए, मेरे तो अपने पैसे सही चाहिए, जितने अकाउंट में मैंने सबमिट किया था उतना होना चाहिए, डिपॉजिट किया था। तो ये इस सब का कोई मतलब नहीं, यूजर को क्या चाहिए, जितना उसने डिपॉजिट किया है उतना होना चाहिए मनी। तो यही हो गया हमारा
फाइनल राइट। तो चलिए हम तीसरा वाला देखते हैं एक बार कि ये राइट रीड सीक्वेंस क्या होता है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं फाइनल राइट के बारे में। थर्ड, इसमें भी 2 शेड्यूल देती हूँ। T1, आप समझ रहे हैं इसे रियल वैल्यू में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों चेक कर रहे हैं। इसी सारे जो DBMS प्रॉब्लम, इसीलिए ये सारे जो इसमें सीख रहे हैं हम लोग, डेटाबेस को कैसे मैनेज करेंगे, क्या इसमें होगा, ये सब कुछ रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन होता है, एक्चुअल में होता है। इसलिए आप सीखोगे तो आगे जब आप DB का एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे, डेटाबेस के रोल में जाओगे, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। इसका रियल मीनिंग पता होना चाहिए। तो ये हो गया T1, T2, देन T3। ये S1 शेड्यूल है। राइट ए होगा, राइट ए, रीड ए, राइट ए। इसमें भी T1, T2, देन T3। 3 शेड्यूल है, 3 इसमें ट्रांजेक्शन है। राइट ए, राइट ए, ये रीड ए था, देन राइट ए। ठीक है, अब ये हमारा गिवन है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमें फाइंड करना है अपडेटेड रीड। तो राइट रीड सीक्वेंस क्या है इसमें, राइट रीड सीक्वेंस T2 T3, T2 से T3 इसका सीक्वेंस है। अब इसका क्या है राइट रीड सीक्वेंस, राइट रीड, मतलब हम इसे टाइम स्टैम्प ऑर्डर में देखेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं से कहीं देख लेंगे। राइट रीड, ये जस्ट आ रहा है ना, राइट रीड जस्ट आ रहा है ना, इसलिए देखेंगे T1 से T3, T1 से T3। तो राइट रीड सीक्वेंस बोथ सेम नहीं, यहाँ T2 जो T3 है, यहाँ T1 से T3 है, इसलिए ये वाला है, इसमें राइट रीड सीक्वेंस नहीं है। तो इसके लिए चलिए हम लोग कुछ पॉइंट लोड कर लेते हैं कि क्या होगा इसमें हमारा। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने तीनों देखा कि कैसे इनिशियल रीड चेक करना है, कैसे फाइनल राइट चेक करना है, और कैसे राइट रीड सीक्वेंस को चेक करना है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है। ए, शेड्यूल S इज, और ये एंड कंडीशन है जो मैंने यहाँ पे बताया ना, ये वाला, ये तीनों एक साथ तीनों सेटिस्फाई करना चाहिए, एक नहीं, ये एंड कंडीशन है, यानी कि तीनों सेटिस्फाई करना चाहिए व्यू सीरियलाइजेबल होने के लिए। इस शेड्यूल S इज सीरियलाइजेबल if it is view equivalent to a serial schedule। अगर व्यू इक्विवेलेंट होगा तभी हम उसे कहेंगे व्यू सीरियलाइजेबल है। तो एक हो गया पॉइंट, एवरी कॉन्फ्लिक्ट serializable schedule is also view serializable। तो कोई भी अगर शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा तो ऑब्वियसली वो व्यू सीरियलाइजेबल होगा ही, ये श्योर है। लेकिन अगर वो व्यू सीरियलाइजेबल है तो पहले तो हम चेक करेंगे कि ये इसका अंदर में ही आता है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के अंदर में आता है। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो उसका पूरा डोमेन वो चेक करता है, व्यू सीरियलाइजेबल उसके अंदर आता है। तो इसके लिए एक नोट लिख लीजिए आप लोग, नोट, एवरी व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल दैट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हैज बीन, उसके पास जो होगा ना एक ब्लाइंड राइट होगा, यानी कि बिना देखे ही राइट करेंगे तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। एवरी व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल दैट इज नॉट conflict serializable has blind राइट। तो आप देख रहे हो ब्लाइंड राइट यानी कि बिना रीड किए डायरेक्टली राइट करना। अब ये ब्लाइंड राइट होता है क्या, इसको समझने के लिए हम फिर एक एग्जांपल लेते हैं तब पता चलेगा। इसमें हमारा एक T1 ट्रांजेक्शन हो गया, देन T2,
देन T3। तीन ट्रांजेक्शन गिवन है, इसमें राइट रीड ऑन डेटा आइटम Q, राइट ऑन डेटा आइटम Q, राइट ऑन डेटा आइटम Q, राइट ऑन डेटा आइटम Q। अब ये क्या हो रहा है कि ये जो ट्रांजेक्शन T3 है बिना रीड किए राइट कर रहा है, तो ये हो गया हमारा ब्लाइंड राइट। T1, T2, T3, ठीक है। रीड, राइट, राइट, राइट। अब इसमें हम चेक करेंगे तो इसमें क्या ट्रांजेक्शन है, तीन ट्रांजेक्शन है, T1, T2, T3। इसमें पहले तो हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल है कि नहीं। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल है यानी कि वो सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट हो सकता है, सिरियलाइजेबल है, तो हमें पहले तो इसको फाइंड करना है कि कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल होगा तो ऑब्वियसली व्यू सिरियलाइजेबल होगा, तो आगे तो चेक करना ही नहीं है। तो पहले सबसे पहले इजी मेथड होता है कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल चेक करने का। तो पहले हम चेक करेंगे, अगर क्वेश्चन में आता है कि चेक करो व्यू सिरियलाइजेबल, तब भी हम पहले कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल चेक करेंगे क्योंकि ईजी डायरेक्टली हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या क्या कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रेसिडेंस ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है, ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है एंड ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, T1 से T2 एंड T1 से T3, T1 से T2, T1 से T3, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारा आगे T2 से T3, T2 से T2 से T3, ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये जो है ये इसमें तीन ट्रांजेक्शन है, T1, T2 एंड T3। इसमें क्या कॉन्फ्लिक्टिंग होगा, T1 से T2 एंड T2 से T1। अब देखो यहाँ इसमें ग्राफ आ रहा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल नहीं है। जब कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल नहीं होता है तो हम उसके लिए व्यू सिरियलाइजेबिलिटी चेक करते हैं। व्यू सिरियलाइजेबिलिटी के लिए क्या होगा चेक करने के लिए, तो ये जो मेरा है ना S1 है, मेरे पास दो शेड्यूल था S1 एंड S2, ठीक है। अब इसको हमने दोनों शेड्यूल को, अब एक जो मेरा शेड्यूल है ये है कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल नहीं है, एक शेड्यूल को दूसरे शेड्यूल के इक्विवेलेंट चेक करेंगे। यानी कि अगर चेक करना है दो पार्ट इक्वल है कि नहीं, पहले तो चेक करना है कि क्या ये, इसका मतलब ये हो ना कि ये इसे हम सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, सिरियलाइजेबल है कि नहीं। तो ये S1 अगर S2 के इक्वल हो गया, अगर S2 कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल है तो ऑब्वियसली हम S1 को भी इसको भी इसके इक्विवेलेंट बना सकते हैं। तो बस हम यही चेक करेंगे। आप लोग थोड़ा समझने की, ये बात बहुत गहरी है लेकिन थोड़ा समझना होगा इसे थोड़ा ध्यान से। ये बहुत इजी नहीं होता, ये हर जगह आपको मिलेगा नहीं पढ़ने को। ये आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए कि ये हम लोग पहले क्या किए कि S1 शेड्यूल को चेक किया तो ये पता चला कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल नहीं है। अब इसमें दो शेड्यूल गिवन है, अब दोनों को चेक करना है कि व्यू इक्विवेलेंट है कि नहीं, व्यू सिरियलाइजेबल है कि नहीं ये शेड्यूल। तो इसका वही मेथड है, पहले हम चेक करेंगे इनिशियल रीड सेम होना चाहिए। इसमें एक ही डेटा आइटम है Q, इनिशियल रीड क्या हो रहा है, इनिशियल रीड तीनों एंड कंडीशन होना चाहिए। यहीं पे मैं कर लेती हूँ इनिशियल रीड, इनिशियल रीड, इसमें भी T1 है एंड इसमें भी T1 है। फाइनल राइट, फाइनल राइट, फाइनल राइट कहाँ हो रहा है, T3 में, इसमें भी T3 में, T3 T3। अब क्या क्या था इसमें, हमारा थर्ड कंडीशन था कि राइट रीड सीक्वेंस सेम होना चाहिए। तो राइट रीड सीक्वेंस को हम कैलकुलेट करेंगे कि वो कैसे इक्वल होगा। तो इसमें क्या होगा ना कि राइट रीड सीक्वेंस चेक करेंगे तो पता चलेगा कि ये भी इक्वल है, राइट रीड सीक्वेंस भी इक्वल है। ये अगर सीरियल शेड्यूल है तो ये भी होगा। अब हमारा क्वेश्चन ये होता है कि दो सीरियल शेड्यूल अगर गिवन हो, दो अगर शेड्यूल गिवन हो तभी हम व्यू इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, ये तो इजी है। बट अगर ये S2 पार्ट गिवन ही नहीं हो तो क्या करेंगे, अगर सिर्फ S1 गिवन है, इसको चेक करना है कि ये व्यू सिरियलाइजेबल है कि नहीं, ये S2 पार्ट ही नहीं गिवन है, तो उस केस में क्या, इस केस में तो पता चल रहा है कि ठीक है राइट रीड सीक्वेंस भी, अपडेटेड रीड भी सेम है, अपडेटेड रीड, राइट रीड सीक्वेंस है नहीं इसलिए सेम ही है, इसमें है नहीं राइट रीड सीक्वेंस इसलिए ये सेम है। अब हम ये, लेकिन S2 अगर गिवन होगा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन गिवन नहीं होगा, गिवन नहीं भी हो सकता है, उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, S2 पार्ट गिवन नहीं हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर तीन सीरियल शेड्यूल है तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया है कि कैसे तीन अगर सीरियल शेड्यूल है तो कौन कौन से पॉसिबल इसमें सीरियल शेड्यूल पॉसिबल हो सकते हैं। अगर तीन शेड्यूल गिवन है, अगर तीन ट्रांजेक्शन है तो उससे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है।
अगर इसको चेक करना है कि इसके सीरियल शेड्यूल के इक्वल, तो हम इसमें चेक करेंगे पहले तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। पहले हमने मेथड में क्या सीखा, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी चेक करेंगे। कोई भी इसमें शेड्यूल गिवन हो तो पहले कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल चेक करेंगे। अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो जाता है तो व्यू सीरियलाइजेबल होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम इसमें कैसे लगाएंगे, टेस्टिंग मेथड से। कैसे चेक कर रहे थे इसे, टेस्टिंग मेथड से। हमारा क्या था, इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंस ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, प्रेसिडेंस ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे। उसके बाद अब हमें चेक करना है कि हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ ये S1 गिवन है, ठीक है, ये S2 गिवन ही नहीं है। ये वाला जो पार्ट है ना, यही पार्ट गिवन है क्वेश्चन में। इसको अब चेक करना है कि क्या ये क्वेश्चन है हमारा, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है कि क्या ये व्यू सीरियलाइजेबल है कि नहीं। S2 गिवन नहीं है तो फाइंड कैसे करेंगे, S2 क्या हो सकता है। तो 3 इसमें पहले हमने देखा कि इसमें 3 ट्रांजेक्शन है, T1 T2 T3। तो इसमें कितने पॉसिबल सीरियल शेड्यूल है, 3 ट्रांजेक्शन के लिए 6 सीरियल शेड्यूल पॉसिबल है। कैसे, ये हमने देखा था कि जो भी होता है उसका फैक्टोरियल से फाइंड करते हैं, 6 सीरियल शेड्यूल। और फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो n इंटू n-1 n-2 ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। तो 6 सीरियल शेड्यूल कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, एक तो हमारा हो सकता है T1 T2 T3, 6 जितने भी है T1 T3 T2 T2 T3 T1 T2 T1 T3 T3 T1 T2 T3 T2 T1, यही 6 पॉसिबल इसमें हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि सीरियल शेड्यूल है। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये जो है, जो शेड्यूल 2 है वो फाइंड करना है, वो क्या क्या हो सकता है। तो ये होता है इसमें एलिमिनेशन राउट, ये डायरेक्टली नहीं बनेगा, इसको एलिमिनेट करेंगे। तो हमारा जो प्रेसिडेंस ग्राफ क्या था, T1 से T2 जा रहा था, ठीक है। तो इसका हम पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसा हमारा ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसमें। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि पहले हम फाइंड करेंगे कि क्या किससे स्टार्ट हो सकता है, कौन कौन सा पार्ट। तो ये क्या है, इसमें ग्राफ आ रहा है, पहले इसका ग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा, फिर T2 से T3, ठीक है। अब इनिशियल रीड क्या है इसमें, T1 पे हो रहा है इनिशियल रीड। तो अब ऐसे जो भी ट्रांजेक्शन स्टार्ट होना चाहिए वो इनिशियल रीड T1 से ही स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि ये सारा चीज़ पॉसिबल, ये एलिमिनेशन राउट से करेंगे। वरना एक एक को चेक करना, ये जो है ना T1 T2 T3, ये T1 T2 T3 एक एक को चेक करना, इसमें इनिशियल रीड फाइंड करना, ये बहुत ज़्यादा ही एक नॉर्मल मेथड ये है कि सारा 1 बाय 1 जितने भी इसमें ट्रांजेक्शन आए सबको चेक करना है। बट हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे, तो इनिशियल रीड T1 से होना चाहिए, तो T1 से स्टार्ट होना चाहिए ट्रांजेक्शन पहले, तो ये फिक्स है। अब इसमें क्या है, इसमें फाइनल राइट T3 होना चाहिए, तो फाइनल राइट ये हो गया T1 और फाइनल राइट T3, तो यही वाला एक पॉसिबल है, T1 T2 T3। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है ना T1 T2 T3, तो इसमें क्या होगा, ये एक सीरियल शेड्यूल है। जितने भी इसके ट्रांजेक्शन T1 में जितने भी ऑपरेशन थे सबको ऐसे किया, एक साइड रखा, फिर T2 को रन किया, देन T3 को, तो ये एक सीरियल शेड्यूल है। तो T1 T2 T3, इससे हम एलिमिनेशन राउट से हमने फाइंड किया और इससे इक्विवेलेंट इसको चेक कर लेंगे, बस हो गया हमारा। बस इतना ही करना है, ये व्यू सीरियलाइजेबल है क्योंकि इसमें ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इनिशियल रीड बोथ में सेम है, फाइनल राइट बोथ में सेम है, अपडेटेड रीड सेम है। तो ऐसे हम फाइंड करेंगे कि कैसे ये कैलकुलेट हुआ हमारा। तो एलिमिनेशन राउंड से ही करते हैं। अगर 2 ट्रांजेक्शन गिवन है ना तो उसमें ईजिली ये कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि पहले हमने एग्जाम्पल में देखा था, तीनों का अलग अलग। तो इसका मतलब हुआ कि इससे कंक्लूजन में क्या निकला, दिस इज व्यू सीरियलाइजेबल बट नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो पहले तो हमने चेक कर लिया क्योंकि साइकिल आ रहा है इसलिए कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। दिस इज व्यू सीरियलाइजेबल बट नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। मतलब इसका ये हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल बड़ा है, अगर कोई बड़ा है तो उसके अंदर ये छोटा वाला जो भी सीरियलाइजेबल वो भी आ गया है, बट किसी कारण से ये बड़ा वाला मना कर देता है तो छोटा वाला कहता है ठीक है हम इक्विवेलेंट तो कर देंगे, बट तुमको ये कंडीशन, इसमें ज़्यादा कंडीशन ज़्यादा सेटिस्फाई करोगे तो हम तुम्हें सपोर्ट कर देंगे, यानी कि सीरियलाइजेबल बना देंगे। तो हमने यहाँ देखा था कि ब्लाइंड राइट एक वर्ड देखा था, वो देख लेते हैं क्या होता है। तो ऐसे हम चेक करेंगे, ब्लाइंड राइट, इसमें हुआ है राइट विदाउट रीडिंग, राइट विदाउट
रीडिंग। तो हमने क्या देखा दोनों में, इसमें एक देखा हमने कॉन्फ्लिक्ट और एक था हमारा व्यू। दो टाइप का शेड्यूल था। इसमें अगर ब्लाइंड राइट नहीं है, इसमें अगर ब्लाइंड राइट नहीं है, पहले हम चेक करते हैं इसमें कि अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, यस, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो इसमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये भी व्यू सीरियलाइजेबल होगा, नो नीड टू चेक, नो नीड टू चेक, ठीक है। अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल वो नहीं है, तो ये व्यू सीरियलाइजेबल होगा किस केस में, अगर उसमें ब्लाइंड राइट होगा तभी, यस, ब्लाइंड राइट। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, व्यू सीरियलाइजेबल भी नहीं है, तो वो सीरियल शेड्यूल हो ही नहीं सकता है, तो नॉट सीरियलाइजेबल। अब देखो एक कंडीशन क्या हो सकती है कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तो है बट व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर कॉन्फ्लिक्ट, तो ये वाला जो केस है हमारा, इसको मैं रेड से कर देती हूँ, ये केस ही पॉसिबल नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो बट व्यू सीरियलाइजेबल नहीं हो, तो ये केस हमारा पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने अभी तक क्या देखा एसिड प्रॉपर्टी में, ACID, इसमें हमने देखा आइसोलेशन जो सीरियलाइजेबिलिटी को चेक करता है, इसका आइसोलेशन जो हमने अभी तक सीरियलाइजेबिलिटी देखा वो था सीरियलाइजेबिलिटी, और ये रिकवरी जो डी होता है, ये तो यूज़र और प्रोग्रामर का होता है, मैंने पहले बताया था, यूज़र C4 या प्रोग्रामर द्वारा चेक होता है। ये रिकवरी, किसी कारण से फेलियर आता है, सब कुछ हो जाता है, तो रिकवर कैसे करेंगे अब हम, तो रिकवरी भी इम्पॉर्टेंट है। तो सीरियलाइजेबिलिटी हमें क्या बताता है कि ये जो हो गया, सीरियलाइजेबिलिटी से हमें क्या पता चलता है, टेल कंसिस्टेंट है कि नहीं, कंसिस्टेंट और नॉट। और रिकवरेबिलिटी क्या बताता है, अगर कोई फेलियर होता है, इन केस ऑफ फेलियर मनी विल रिटर्न और नॉट, रिटर्न और नॉट, यानी कि रिकवरेबल वो होना चाहिए। तो आगे की वीडियो में हम रिकवरेबल कैस्केडलेस स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।